नमस्कार, मैं हूं एम एस चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट 4 को और यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो है यह सीरीज ये लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, यानी आज पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों को जो बेसिकली आपकी समाजीकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके सीटेट में ही नहीं बल्कि आपके आर-टेट में, एस-टेट में, पी-टेट में, यूपी-टेट में, सुपर-टेट में, जितने भी टेट जो स्टेट टेट होते हैं उनमें भी इस चैप्टर से प्रश्न होते हैं। तो आज बेसिकली जो हमारे प्रश्नों का जो संकलन होगा वह समाजीकरण प्रक्रिया को लेकर के होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न को ठीक प्रकार से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है ना, समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस तरह के प्रश्न आपको आपके पेपर में बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि प्रौढ़ावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क जो शब्द आ गया यहाँ पर, इसलिए इसका जवाब जो होगा वो प्रौढ़ावस्था होगा। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ अगर होता सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो किशोरावस्था होता। समझ रहे इस बात को? दो क्वेश्चन यहाँ ट्रिकी है, यूपी टेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जो समवयस्क शब्द दे दिया इसका मतलब है कि 18+। ठीक है, और 18+ जब यहाँ पर यह कंसेप्ट आ गया तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो किस ओर होगा? प्रौढ़ावस्था की ओर होगा। ठीक है ना, इस ओर जाएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। यही अगर प्रश्न में दिया होता, यह वाला शब्द नहीं होता और होता निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, अगर सिर्फ समूह के सक्रिय सदस्यता की बात होती तो किशोरावस्था हो जाता। समझ पा रहे हो? देख रहे हो यूपी टेट के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, कितना टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। सिर्फ एक शब्द ने इस ऑप्शन को चेंज कर दिया। समवयस्क है इसलिए प्रौढ़ावस्था होगा, अगर यह समवयस्क नहीं होता, सिर्फ समूह होता तो यह हो जाता आपका किशोरावस्था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा गया, इसका जवाब हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अब सीखने की प्रक्रिया आप देखो भाई, आप जब समाज की बात करते हो, जब आप समाज से ही सीख रहे हैं, जब आप समाज से ही सीख रहे हैं तो आप समाज के ही तो ये सारे अंग हैं। आपको बताया था कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो जो भी हैं, जितने भी समाज की छोटी छोटी एजेंसी हो या बड़ी बड़ी हो, परिवार, ठीक है ना, परिवार हो गया आपका जो है एक्सटेंडेड फैमिली भी इसी में आ जाएगा, आपके विद्यालय इसी में आ जाएंगे, आपके साथी इसमें आ जाएंगे, है ना, साथियों से भी आप सीखते हो, भाई बहनों से भी आप सीखते हो, यानी ये सारे सभी हो जाएंगे, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, यानी इन सभी से। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? अब देखो, नकारात्मक ये कभी नहीं होगा। कभी भी प्रश्न, एक बात याद रखना, कभी भी प्रश्न अगर सकारात्मक होता है तो इसका उत्तर भी हमेशा कैसा होगा? सकारात्मक होगा। ये याद रखना, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। प्रश्न अगर नेगेटिव है, प्रश्न क्या है? अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब यह प्रश्न पूछा है सकारात्मक, उत्तर दे दिया है नकारात्मक, तो ऐसे को तो आंख बंद करके आप गलत कर दीजिए। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। अग्रोणमुखी यह हो सकता है, सहानुभूतिपूर्ण
और तटस्थ। तो तटस्थ तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो सहानुभूति से भी काम नहीं चलेगा। भाई सहानुभूति का क्या करोगे, सहानुभूति तो ऑलरेडी है ही, आप माता पिता हैं उनके, तो आपको आगे बढ़ चढ़ के उनके समाजीकरण, उनके बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। उनकी भूमिका जो होती है वो सबसे आगे होती है, अग्रणमुखी होती है। अग्रणमुखी का मतलब होता है सबसे आगे, है ना। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को, है ना, अपनी भूमिका सबसे आगे निभानी चाहिए, अग्रणमुखी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीटेट 2011 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अब नहीं नेगेटिव बोल दिया यहाँ पे, है ना, नहीं है के संदर्भ में हमें ढूंढना है। तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये तो होती है, ठीक है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, इसकी भी जरूरत पड़ती है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, नहीं, यह बेसिकली ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में नहीं आएगा ये, अगर देखें तो ये शारीरिक आवश्यकता में आ सकता है भाई, ये फिजिकल नीड में आ सकता है, फिजिकल नीड में आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। अब जो नियमित रूप से आप जो शौचालय वगैरह जाते हैं या आप टॉयलेट जो करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है पसीने के माध्यम से बाहर जो निकल रहा है, इसमें कोई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता तो नहीं है, ये क्या है, एक शारीरिक आवश्यकता है। तो नहीं पूछा है, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो हम किस ओर गए, सी की ओर गए। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को ना, बिल्कुल एक ऑपरेशन के तहत इसे बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम कर दो, है ना, एक तरह से चीर फाड़ कर दो क्वेश्चन होगा। क्या पूछा है, आप शब्दों को ठीक से समझें, चारों ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें, फिर आप अंतिम नतीजे पे पहुंचे कि इसका परिणाम क्या होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। मानव विकास, देखो रीट में, आरटेट में पूछा गया 2011 में, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। इससे पहले भी आपको बता रखा है मैंने ये, है ना, यानी जब भी बता रखा ना, H × E = D बता रखा आपको, यानी अनुवांशिकता और वातावरण के गुणात्मक परिणाम का नतीजा ही क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है। तो आपका जवाब क्या होगा, अभिभावक एवं अध्यापक का नहीं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का नहीं, वंशानुक्रम एवं वाताक्रम, बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। यानी यह वाला जो क्वेश्चंस देखो यहाँ भी रिपीट हो गया, समाजीकरण प्रक्रिया वाले चैप्टर में भी रिपीट हो गया, जबकि ये एक्चुअल में क्वेश्चंस जब हम कर रहे थे कौन सा, आनुवंशिकता और वातावरण, तब वहाँ इस तरह के ढेरों प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने आपको करवा भी रखा है, ठीक है ना। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को फटाफट जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको समय समय पर मिलते रहे। भाई आपसे बस यही सपोर्ट चाहिए, क्लियर है। और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो कि भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके साथ भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको, ये सारे क्वेश्चंस देखो आप, ये प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि ये वो प्रश्न है जो कि पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन यूपी टेट 2011 का है, दूसरा पी टेट पंजाब टेट का 2011 का है, फिर सी टेट 2011 का है, फिर सी टेट 2011 का है, फिर आर टेट राजस्थान का है और फिर आर टेट 2011 का प्रश्न है। तो देख रहे हैं ये जितने भी प्रश्न हैं ये बेसिकली सारे किसी न किसी स्टेट टेट में पूछे गए, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और एक काम आप करेंगे कि जब वीडियो को आप देखते हैं तो आप पेन पेपर लेकर के बैठें और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले आप कोशिश करें, फिर आप अगर आपसे नहीं होता है तो फिर एक्सप्लेनेशन देखें। वीडियो को स्किप करके ना देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट न जाए, क्योंकि इसमें ऐसे कोई भी एक प्रश्न भी नहीं डाले गए हैं जो प्रैक्टिस सेट से हो। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, और यह प्रश्न आपको करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। अब देखो भाई, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से, जब भी दूसरों के व्यवहार की बात आए, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना,
और ये चीज हम कब करते हैं, ये हम समाज में करते हैं, ठीक है ना, मानते हो इस बात को, परिवार से करते हैं। और परिवार भी क्या है, परिवार भी समाज का एक छोटा निकाय है ना। फैमिली इज द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी जो फैमिली इज द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी, परिवार भी क्या है, समाज की एक छोटी इकाई है। तो यहां पर हम देखेंगे बेसिकली क्या इसका जवाब हो सकता है। तो किस प्रकार के इसको अधिगम में रखेंगे, जो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, सामाजिक अनुभव में रखेंगे, है ना, सामाजिक अधिगम में रखेंगे। अनुबंध नहीं होगा, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम नहीं होगा। जब भी होगा, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और यहाँ सीखने की ही बात हो रही है, और सीखने का संबंध जो है प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहे हैं, तो वह ये चीज़ संभव है आपके परिवार में, आपके समाज में। क्योंकि समाज यहाँ पे वाइटल रोल है, क्योंकि समाज के अंदर ही परिवार आएगा, है ना, क्योंकि आपको अभी बताया फैमिली द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी, परिवार समाज का एक छोटा निकाय है। तो समाज वाले ऑप्शंस को ही हम सही करेंगे, सामाजिक अधिगम हमारा इसमें सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपी टेट 2011 का प्रश्न है, पूछ रहा है भाई कि परिवार एक साधन है। अब परिवार यहाँ पर कैसा है, किस तरह की शिक्षा देता है। आपको पता है कि दो तरह की शिक्षा होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, है ना, दो तरह की शिक्षा होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। और आई थिंक ये विजुअल होगा, आप लोगों को रेड कलर से दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है ना। तो यहां पर हमेशा याद रखेंगे जो अनौपचारिक शिक्षा है इसमें कोई फॉर्मल पैटर्न नहीं होता, यानी जो कुछ भी हम परिवार के बीच में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, है ना, यानी हम अपने आस पड़ोस समाज से जो कुछ भी सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा में होता है। घर में बैठ करके किसी फॉर्मल पैटर्न की बात नहीं करते। लेकिन औपचारिक शिक्षा जब हम विद्यालय से शिक्षा ले रहे होते हैं, है ना, विद्यालय से या फिर आप महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, मतलब एक ऐसा पैटर्न जो कि एक फॉर्मल वे में हो। जब विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की शिक्षा की बात होगी तो ये सारे औपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे, और जब इनफॉर्मल पैटर्न की बात आएगी, है ना, तो बेसिकली वो परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से जब हम सीखते हैं तो यह एक तरह का अनौपचारिक शिक्षा है। प्रश्न भी यही है कि परिवार एक साधन है, परिवार को किस में रखेंगे आप, औपचारिक में तो रखेंगे नहीं, दूरस्थ शिक्षा में भी नहीं रखेंगे, गैर औपचारिक शिक्षा में भी नहीं रखेंगे, तो किस में होगा, अनौपचारिक शिक्षा में रहेगा। जरा एक कंसेप्ट आपको बता दें कि यहाँ पर तीन तरह की चीजें होती हैं, बोर्ड ले लें एक, है ना, देखो अब इसमें कलर एक बार आप देखना, आप ठीक पर से दिख पा रहा है, यहाँ पर दिख पा रहा है क्लियर। अनौपचारिक शिक्षा क्लियर है, विजिबिलिटी, या व्हाइट यूज करूं, ठीक है ना, अनौपचारिक, औपचारिक, और निरौपचारिक। ये तीन तरह की शिक्षा होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। अनौपचारिक में अभी आपको बताया कि परिवार से आप कुछ सीख रहे हैं, अपने भाई बहन से कुछ सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से कुछ सीख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से कुछ सीख रहे हैं, सगे संबंधियों से कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप समाज से कुछ सीख रहे हैं। ये सारे के सारे अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएगा, ठीक है। औपचारिक में जब भी आएगा तो विद्यालयी शिक्षा, है ना, विद्यालय आ गया, महाविद्यालय आ गया, विश्वविद्यालय आ गया, या शिक्षण संस्थान आ गया, इस तरह की जो शिक्षा है इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक जो हो गया इसको दूरस्थ शिक्षा को कहेंगे। दूरस्थ शिक्षा को, जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, वो निरौपचारिक में आता है। जैसे आपने देखा होगा इग्नू,
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो कि निरौपचारिक शिक्षा देती है, दूरस्थ शिक्षा देती है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL, या आपने सुना होगा नाम NIOS, ये सारे किस में आ जाएंगे? सारे निरौपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाएंगे। औपचारिक वाले में रेगुलर जो हो गया विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में जहाँ हम जाके पढ़ते हैं, और अनौपचारिक में हो गया कि भाई परिवार से, भाई बहन से, दोस्तों से, सगे संबंधियों से, है ना, अपने रिश्तेदारों से, समाज से जो कुछ हम सीखते हैं वो अनौपचारिक में आ जाएगा। ठीक है, तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो हो सकता है इस बार अनौपचारिक से पूछे, अगले बार औपचारिक से पूछ दे, अगले बार निरौपचारिक से पूछ दे। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहीं आते हैं। तो परिवार एक कैसा साधन हो जाएगा? ये हो जाएगा अनौपचारिक, यानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। BTET में पूछा गया है, बिहार टेट 2011 में। क्वेश्चन है सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? भाई देखो, सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है बेंडूरा का है। किसका है? सामाजिक सीखने का सिद्धांत ये किसका है बच्चों? बेंडूरा का है। ठीक है, और एक बेसिकली आपको पता था कि जब सोशियो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, ये किसका था? ये वाइगोत्स्की का था। और ये किसका था? बेंडूरा का। याद रखिए। और यहीं पे अगर संज्ञानात्मक आ जाए, संज्ञानात्मक सीखने का जो सिद्धांत है ये किसका हो जाएगा? पियाजे का। पियाजे। ठीक है ना, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? ये बेंडूरा साहब का है, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न RTET में पूछा गया है। एक शिक्षक विद्यार्थियों सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, अब शिक्षक को जब भी विद्यार्थी देखते हैं ना, तो पहले इस चीज को समझें, शिक्षक का जो रूप है ना वो एक आदर्श रूप होना चाहिए। ठीक है, कैसा रूप होना चाहिए? आदर्श रूप होना चाहिए। और यह आदर्श रूप किसके लिए है? बच्चों के लिए है। यानी स्कूल में जो बच्चे हैं वह बच्चे अपना आदर्श किसको मानते हैं? वो आदर्श शिक्षकों को मानते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बेसिकली इस तरह के जो प्रश्न होंगे वह एक शिक्षक विद्यार्थियों सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित करेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके। तो यह भी तरीका ठीक है, लेकिन यह उतना इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, क्योंकि बच्चे इसको एज ए कहानी लेंगे। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, तो डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा तो यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं कि आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। क्योंकि अनुशासन के अंदर एक चीज़, अनुशासन तो होनी चाहिए, अनुशासन की जो स्वयं की अनुभूति है उसका होना जरूरी है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। बिल्कुल ये सही अप्रोच है, क्योंकि अगर आप आदर्श रूप में बर्ताव करते हैं तो बच्चों के आदर्श के रूप में आप उनके सामने एक ऐसे मूल्य को प्रस्तुत कर सकते हैं जो बच्चों में डेवलपमेंट का काम करेगा। उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर होना चाहिए वो सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बातचीत नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। CTET 2011 का प्रश्न है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब आपको दो तरह की बातें होती है। जब आप बातचीत की बात करते हो, बातचीत, अब बातचीत का मतलब है कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में आपको एक जगह तो तजब्बो मिल रहा है और दूसरी जगह नहीं मिल रहा है। यानी बातचीत में यहां पर बात आती है किसकी? विचारों की। ठीक है ना, हो सकता है आप जो बातचीत कर रहे हैं या जो आप अपनी विचार रख रहे हैं उसको बहुत अधिक वैल्यू नहीं मिल रहा हो, उसको बहुत अधिक मूल्य नहीं मिल रहा हो। कहां पे? घर में। यानी घर में कृतिका की बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है।
उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन यही विचार, यही मूल्य, जब यही बातचीत वह स्कूल में करती है, अपने विद्यालय में करती है, तो वहां पर वह बेसिकली उसको क्या मिल रहा है, उसको वैल्यू मिल रहा है, और उसके बातचीत को या उसके विचार को क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो जहां पर बच्चों को उसके बातचीत या उसके विचारों को इंपॉर्टेंस मिलेगा, बच्चा वहीं पे अधिक बातचीत करेगा, है ना। तो विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देख रहे क्वेश्चन आंसर तुम देखते ही क्रॉस कर दोगे, ऐसा कोई होता है विद्यालय जहाँ शिक्षक ये डिमांड करें कि बच्चे खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी बहुत हद तक सही नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, देखो ये सही है। अगर उसके विचारों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है विद्यालय में, अगर उसके विचारों को वैल्यू किया जा रहा है विद्यालय में, अगर उसके विचारों को माना जा रहा है विद्यालय में, तो अक्सर कृतिका का जो फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का, अपने विचारों को विद्यालय में रखने का, वह विद्यालय में ही रखेगी। इसलिए उसका डी ऑप्शन जो है सही होगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी बेस पे। अगले प्रश्न सीटेट 2012 का है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। अब देखो शिक्षा के संदर्भ में पूछा है समाजीकरण का तात्पर्य, तो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण से अनुकूलन और समायोजन। सबसे जो सटीक आंसर है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब ही होता है, समाजीकरण का, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब ही होता है जब एक बालक या मानव के रूप में जब आप अपने व्यवहार को, है ना, जब अपने व्यवहार को आप समाज के वातावरण के हिसाब से, समाज के वातावरण के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अनुकूलित कर लो या समायोजित कर लो। अनुकूलन और समायोजन, जब आप अनुकूलित हो जाते हो, समायोजित हो जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो, अडेप्टेबल हो जाते हो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो वही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आपको, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न सीटेट में काफी पूछे जाते हैं। यह सीटेट के पैटर्न का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा, डेवलप होगा। अगला प्रश्न सीटेट 2012 का फिर से प्रश्न आ गया। भाई नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? भाई नर्सरी यानी छोटे बच्चे, और उनके लिए तो सबसे पहला उनका फैमिली ही है, ठीक है ना, उनका परिवार, खुद का परिवार। बच्चा जो सीखना प्रारंभ करता है ना, एक तरह से अनौपचारिक तौर पर, अनौपचारिक शिक्षा, तो वो किससे सीखता है? अनौपचारिक शिक्षा का जो शुरुआत है वो बच्चों का अपने परिवार से ही होता है, ठीक है ना। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, ये सारे सेकेंडरी हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी है, वो प्राइमरी क्या है यहाँ पे बच्चों के लिए, वो उसका खुद का परिवार है। प्राथमिकता जो है बच्चा किसको देगा? अपने परिवार को देगा, यानी प्राथमिक समाजीकरण भी कहाँ होगा बच्चे का? मेरा परिवार में होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी टेट का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और यह कथन, यह बिल्कुल सत्य है, इसको हम सत्य ही तो मानेंगे, क्योंकि समाज में होता क्या है भाई, समूह का मतलब ही होता है, समूह एक आदमी से तो बनेगा नहीं। समूह जब भी बनेगा तो दो या दो से अधिक, ठीक है ना। और जब दो या दो से अधिक लोगों से समूह बनता है, तो इसका मतलब ही यही है कि जब भी कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो वह बेसिकली क्या करते हैं? वह समूह का निर्माण करते हैं, और समूह के निर्माण से ही क्या बनता है? समाज बनता है। और ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आंशिक रूप से सत्य है तो गलत होगा, सत्य है, यह बिल्कुल सही है। कदाचित सत्य है और असत्य है।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूपी टेट का ये प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। आगे जो हमने लगभग 12 या 13 क्वेश्चन कर लिया है, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट 2012 का ये प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। देखो, सामाजिक विकास जब भी आ जाए तो खेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि खेल जो है ना, यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है, उदाहरण ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा उदाहरण है किसका? सामाजिकता का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप किसी भी खेल को लेकर ले लो, जैसे अगर हम फुटबॉल की बात करें या क्रिकेट की बात करें या कोई भी खेलने की बात करते हैं, तो देखो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो कोई भी एग्जांपल अगर लो, जैसे हम क्रिकेट कर ले, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। अब 11 प्लेयर आपस में क्या करेंगे? आपस में ये मिलजुल कर खेलेंगे, मिलजुल कर खेलना, समूह में खेलना, सहयोग से खेलना, एक दूसरे की सहायता करना, ये सब तो है ना, तभी तो वो जीतेंगे। तो ये सारी चीजें जो देखते हैं ना, ये एक तरह से समाज के ही एक तरह से गुण है। यानी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो बेसिकली खेल ही हो सकता है। बच्चों के सामाजिक विकास में क्या? खेल, खेल का विशेष महत्व है। और बच्चे ना खेल खेल में बेसिकली खेल खेल में आपसी सहयोग से, आपसी सामंजस्य से, है ना, समायोजन के तहत मिलजुल कर एक दूसरे को हेल्प करके खेल द्वारा खेलते हैं। और खेल में किसी तरह की भावनाहीन भावना का कोई जगह नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, तो जीतने वाला भी खुश होता है और हारने वाला भी उसकी जीत को स्वीकार करता है। तो बहुत एक हेल्दी सा मैसेज जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर, सीटेट 2012 का प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। क्या प्रश्न है भाई? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब इसमें सत्य आपको ढूंढना है ना, कौन सा सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये तो गलत कह रहा है भाई, ये तो संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं, यह एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। विकास और सीखना दोनों सामाजिक संस्कृति संदर्भों को प्रभावित करता है। ये लिख दिया अप्रभावित, इसलिए भी नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, कोई निश्चित तरीका नहीं होता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये भी नहीं होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल ये सही है कि यह जो है सामाजिक दक्षता के लिए, सामाजिक दक्षता के लिए क्या जरूरी है? तो सामाजिक दक्षता के लिए क्या जरूरी है? खेलना भी और पढ़ना भी, संज्ञान भी दिमाग से, यानी यहाँ पर फिजिकली भी हो गया और यहाँ पे मेंटलिटी भी हो गया। तो इन दोनों संदर्भ में सही होगा, इसलिए इसका डी जवाब जो है ये सही है। सीटेट 2012 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीटेट 2012 का यह भी प्रश्न है कि भाई समाजीकरण है, समाजीकरण जब भी होगा तो क्या होगा भाई? आपको भी बताया गया है कि जो समाजीकरण होगा वो समाज के नियम, कानून, मानदंड, अनुकूलन, समायोजन, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के होगा, है ना। और मानव समाज में अगर रहते हैं तो उनको समाज के नियम कानून, समाज के मानदंड, समाज के साथ अनुकूलित और समाज में ही समायोजित अपने आप को कर पाते हैं, है ना। तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन यह नहीं होगा। शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध ये भी नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ये भी नहीं। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, बिल्कुल। अगर आप सामाजिक या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन कर लेते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं, है ना।
और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप समाज के मानदंडों के हिसाब से चलेंगे, मानदंडों के अनुकूलन को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं इसी क्रम में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। सीटेट 2012 का प्रश्न है। कह रहा है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। भाई दाल और चावल सीख लिया है, इसका मतलब क्या है कि वह अनुकूलित हो गई है उस व्यवहार से। ठीक है, यानी दाल चावल का सीखना, दाल चावल खाना सीखना, इसका मतलब है कि इसका जो मानसिक संरचना, जो स्कीमा है, जो मेंटल स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को इसने क्या किया, एसिमुलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया। अब जब इस चीज़ को आत्मसात कर लिया है तो यानी वह अनुकूलित हो गई है, वह इस चीज़ को लेकर के क्या हो गई है, अनुकूलित हो गई है। तो जब भी उसे दाल चावल मिलता है तो वह बेसिकली उसे उसी प्रकार से खाती है जिस प्रकार से उसने सीखा था। तो अनुकूलन इसका जवाब हो जाएगा, है ना। आखिरकार ये नहीं होगा, समायोजित ये नहीं होगा, समुचितता ये नहीं होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अब इस तरह का जो प्रश्न होता है ये सीटेट में ज़्यादातर पेडागोजी के बेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखो भाई, अवस्थाएं सारी हैं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन सारी अवस्थाओं को अगर कंपेयर करें तो जो किशोरावस्था है ना, इसी को तूफान की अवस्था कहते हैं, है ना, तूफान की अवस्था। अब इस तूफान की अवस्था में सबसे अधिक जटिल होता है समाजीकरण, क्योंकि यहाँ पर जो इनके इमोशंस, जो संवेग है ना, वो बहुत अधिक फ्लक्चुएट करते हैं, वो स्थिर नहीं रहता बल्कि अस्थिर रहता है। किसके संवेग, किशोरों के, है ना। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है ना, वो किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत अधिक सांवेगिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी सीटेट 2012 का प्रश्न है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियां, देखो पकड़ना, सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करती है। किसमें, तो हमेशा समूह की बात कर रहा है एक तो, और समूह में भी गतिविधि की बात कर रहा है, गतिविधि की बात कर रहा है। और जहां तक सामूहिक गतिविधि की बात हो रही है तो यह समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, गतिविधि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस प्रकार के प्रोसेस को कहेंगे, इसको समाजीकरण कहेंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, समाजीकरण। ठीक है, देख रहे हो प्रश्न कितना शानदार है, कितना जानदार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बीटेट 2011 का प्रश्न है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या होता है। भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ, वह परिवार का अगर वातावरण ठीक नहीं हो तो भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण ठीक नहीं हो तो भी हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण ठीक नहीं हो तो भी हो सकता है। यानी मेरे हिसाब से तो इसका जवाब डी होना चाहिए, सारे ही कारण होंगे, है ना। मानसिक रूप से बच्चा अगर परेशान है, चाहे वो घर में हो, कक्षा में हो या आस पड़ोस में हो, तो उसका जो अस्वस्थ होने का कारण ये तीनों हो सकता है, ए बी सी तीनों, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगली ओर बढ़ते हैं। बीटेट 2000 का फिर एक प्रश्न है यह, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सामाजिक परंपरा, यहां एक शब्द आ गया बच्चों, सामाजिक परंपरा। अब जब भी सामाजिक परंपरा की बात हो, है ना, सोशल ट्रेडिशन की बात हो या फिर इथिक्स मॉरल वैल्यूज की बात हो, तो वह बेसिकली आप अपने परिवार का ही लेके आगे चलते हैं, है ना। आपके परिवार की क्या परंपरा है ना, चूंकि आपके लिए आपका परिवार ही आपका छोटा समाज है ना, और बहुत सारे परिवार से मिलकर ही समाज बनता है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण, तो आपका परिवार ही, है ना। ऐसी कोई सी एक ऐसी परंपरा होगी, उस परंपरा को आपके परिवार वाले क्या करते होंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसे ढोते होंगे या हस्तांतरित करते होंगे, तो ये परिवार का ही काम है, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। कोई ऐसी प्रथा जो कि आपके दादाजी ने किया, फिर उस प्रथा को पिताजी ने बढ़ाया, फिर उस प्रथा को आप बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न सीटेट 2012 का है, इसे भी देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। डैश के अलावा पूछ रहा है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह तो होगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। देखो पॉजिटिव है और नेगेटिव, यानी इसका यह नहीं होगा। अलावा पूछा है, अलावा। अब इस अलावा के कारण ये नेगेटिव, अलावा वर्ड कैसा है, नकारात्मक शब्द है, तो इसका जवाब भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। यह घटनाओं का सही वर्णन करता है, यह तो सकारात्मक के अर्थ में हो गया। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यह भी सही है। यानी अगर यह अलावा नहीं होता, तो यह तीनों ऑप्शंस सही थे। क्योंकि अलावा के संदर्भ में पूछा है, निगेटिव के संदर्भ में पूछा है, तो इसका ये जवाब सही होगा, क्योंकि इसका आंसर ये निगेटिव ही निकल कर आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। देख रहे हो इस प्रश्न को किस तरह से हमने इसको डील किया, किस तरह से इसको क्लियर किया। अगला प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। अब भाई समाजीकरण में क्या हो सकता है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, यह तो नहीं होगा, ठीक है ना। आगे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बिल्कुल ये सही हो सकता है। बच्चों का लेवलों को समायोजित करना, ये भी नहीं। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ये भी नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो सामाजिकरण में सम्मिलित है और यह एक सांस्कृतिक संचरण है। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वह बेसिकली सामाजिक संचरण को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। तो यह आपके समाज में ही सम्मिलित होता है, इस वजह से इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन प्रश्न। अगले प्रश्न के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम, ठीक है ना, जनसंचार माध्यम समाजीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन उपयुक्त कथन है। तो समाजीकरण केवल, देखो केवल जहां आ जाए वहां पे वह प्रश्न कभी सही हो ही नहीं सकता। ये भी याद रखना, एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी केवल आ जाए तो आप समझ लो कि संकुचित उत्तर है। ये संकुचित उत्तर कभी भी सही नहीं होता। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, तो बीच समाज कहाँ गया भाई, समाज से भी तो समाजीकरण होता है, तो ये नहीं होगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, यह होना चाहिए। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, सिर्फ यही तो कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसका बी सबसे सटीक जवाब है, ठीक है। एक बार आप इसे देख लें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, ठीक है। कंप्यूटर नहीं, आनुवंशिकता नहीं, राजनीतिक दल नहीं, परिवार, है ना। क्योंकि परिवार जो है ना, आपको पहले भी बताया था, परिवार की भूमिका प्राथमिक
प्राथमिक समाजीकरण में हम करते हैं, है ना। स्मॉल यूनिट है ये सोसाइटी का। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, है ना। परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? परिवार। डी इज द राइट आंसर। सीटेट 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है। ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 15 में है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब नहीं है, यह एक प्रश्न आ गया। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, भाई मूल्य और विश्वास का अर्जन यह समाजीकरण का ही एक अंग है। एक प्रक्रिया में यह भाग होगा ही होगा, याद रखना। हमें पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है के संदर्भ में आपको जवाब देना है। अनुवांशिक संचरण यह नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिकता का संबंध तो व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है ना। इसका संबंध हेरिडिटी से है। किससे है? एच फैक्टर से है। इसका एस से कोई लेना देना नहीं है, ई से लेना देना नहीं है, इन्वायरमेंट से लेना देना नहीं है, सोसाइटी से लेना देना नहीं है। किससे? हेरिडिटी। तो यही इसका जवाब होना चाहिए। नहीं के संदर्भ में हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बी। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, यह भी समाजीकरण का ही एक भाग है, ठीक है ना। कौशलों का अर्जन, यह भी हम समाज में करते हैं, ठीक है। तो जो नहीं होगा वो क्या है? बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा बी इज द राइट आंसर। तो देख पा रहे होंगे बच्चों कितने अच्छे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस तरह के प्रश्न अगर आपने ठीक प्रकार से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी स्टेट में, सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि यह हमारा ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि एक बार यह चल गया तो सभी प्रकार के टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में यह आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। यह जो प्रश्नों का समावेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां प्रारंभिक बाल्यावस्था बोल दिया भाई। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो रोल होता है वो परिवार के अंदर का ही होता है, ठीक है। परिवार के अंदर का रोल, अंदर की भूमिका ही सर्वोपरि होती है, ठीक है। किसमें? ये प्रारंभिक बाल्यावस्था कह रहा है, ये शब्द को भी आप ठीक प्रकार से समझेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो भाई बहन एवं अध्यापक, देखो अध्यापक जोड़ दिया इसलिए यह जवाब गलत हो गया, क्योंकि स्कूल लेवल की बात कर दिया ये। अध्यापक एवं साथी, अब देखो यहां भी बाहरी बात हो गई। साथी एवं माता पिता, माता पिता तो ठीक था, यहां साथी जोड़ करके ये ऑप्शन गलत हो गया। माता पिता एवं भाई बहन, जी हाँ, परिवार के अंदर ही आपके माता पिता आते हैं और आपके भाई बहन आते हैं। और मैंने आपको अभी यही बताया कि परिवार के अंदर की भूमिका प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिक होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है के संदर्भ में हमें ढूंढना है, ठीक है ना। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा समाज कौशलों को सीखना, यह तो पॉजिटिव सेंस में सही होगा, नेगेटिव सेंस में ये गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, नहीं है के संदर्भ में बी जो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, यह भी सही कह रहा है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यह भी सही कह रहा है। चूंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी हमें नेगेटिव एस्पेक्ट में चुनना होगा, तो इसलिए ये वाली जो चीज है यह हमारा सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे? इस तरह के प्रश्न हमने 2-3 पहले भी देखे हैं।
आ गई। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत, है ना, कौन सा सही होगा ऑप्शन, इस पर भी हम फोकस करते हैं। तो समाजीकरण प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा जवाब सही होगा? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, अपेक्षाओं को अर्जित करना, है ना, इस तरह के प्रश्न भी बहुत देखे गए हैं। तो चलिए पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब इस तरह के जो प्रश्न हैं, अगर आप उसमें देखें तो इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मूल्यों का, विश्वासों का, अपेक्षाओं को अर्जित करने का, बिल्कुल सही है। मित्रों के साथ सामाजिक बनाने का, सिर्फ ये देखो संकुचित अर्थ हो गया इसका, घुलने मिलने तथा समाज, ये भी सही है लेकिन संकुचित अर्थ है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी मूल्य की बात करें, जब भी विश्वास की बात करें, जब भी अपेक्षा की बात करें, जब भी सभ्यता की बात करें, जब भी संस्कृति की बात करें, जब भी अनुकूलन की बात करें, जब भी समायोजन की बात करें, ये सारे के सारे सामाजिकता की ओर इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न होते हैं, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सभ्यता आए, संस्कृति आए, अनुकूलन आए, समायोजन आए, है ना, संचरण आए। संचरण में क्या? सामाजिक मूल्यों का संचरण। तो यह बेसिकली सामाजिकता का ही एक क्या है? प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? अब देखो इसमें निष्क्रिय एजेंसी पूछ दिया, यह भी प्रश्न बहुत बार आया है। निष्क्रिय, देखो सक्रिय क्या है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि बेसिकली सार्वजनिक पुस्तकालय में आप देखोगे कि वहां सब मौन रहते हैं, है ना, मौन रहते हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह एजेंसी है। एजेंसी है, कैसी है? सामाजिक एजेंसी है, समाजीकरण। क्योंकि वहां लाइब्रेरी में भी क्या है, ज्यादातर मान लीजिए 100 की सीटिंग है तो कम से कम 100 लोग एक समूह में तो बैठे हैं, आपस में भले ही यह बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर ये समूह में आपस में बातचीत करेंगे तो पुस्तकालय में फिर पढ़ेंगे क्या? पुस्तकालय में पढ़ाई तो नहीं होगी ना। इसलिए पुस्तकालय क्या है? एक समाजीकरण एजेंसी तो है, याद रखना, समाजीकरण एजेंसी है। समाजीकरण क्या है? एजेंसी है। लेकिन समाजीकरण एजेंसी में भी कैसी एजेंसी है? सक्रिय नहीं है बल्कि निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय एजेंसी है। यह हमेशा रखना, यह प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में ज्यादातर बच्चे से गलत करके आए थे। ठीक है ना? तो पुस्तकालय समाजीकरण एजेंसी है, बट समाजीकरण एजेंसी में दो होता है, एक होता है सक्रिय, जहां पर आपस में बातचीत होती है, आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक होता है निष्क्रिय, है ना। निष्क्रियता यानी लाइब्रेरी में 100 लोग बैठे तो हैं लेकिन आपस में कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, इसलिए यह निष्क्रिय एजेंसी में रखा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह के जो प्रश्न हैं यह बेसिकली आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आराध्या कॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, यह जो संस्थान है और जो हम आपको क्लासेस देते हैं, ये सारे हमारे जो भी टीम है इसके पीछे दिन रात मेहनत करती है और इस तरह के प्रश्नों का समावेशन लेके आती है। सीटेट 2014 के प्रश्नों को किया, डिटेल्ड में किया, फिर 15 का किया, 15 के 2-4 प्रश्न हमने किए, फिर हमने देखा कि यहाँ पर सीटेट के अलावा भी दूसरे स्टेट को भी हम इसमें बहुत सारे, देखो सीटेट के कितने प्रश्न हैं, सभी को एक करके बीटेट के भी प्रश्न को हमने इसमें डाला है। बीटेट के बाद आप यूपी टेट के भी प्रश्न को देख सकते हैं, है ना। ज़्यादातर इसमें हमने सीटेट के प्रश्नों को डाला है, यूपी टेट के प्रश्नों को डाला है, आरटेट के प्रश्नों को डाला है, ठीक है ना, दूसरे स्टेट के प्रश्नों को भी डाला है। और ये सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने सही प्रकार, देखो बीटेट का भी है, यूपी टेट का भी है, आरटेट का भी है, सीटेट का तो है ही, तो ये जितने भी प्रश्नों का समावेशन है ये पीटेट पर, देखो पंजाब टेट का भी है,
तो जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने लिखा भी है कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यह जो सीरीज है, अगर आपने आज आप चौथी सीरीज को देख रहे हैं तो इससे पहले 3 सीरीज को जाकर देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और देन पार्ट 4। और अगर आप कंटिन्यूशन में देख रहे हैं तो आगे भी हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें ताकि आप तक पहुँचे, आप जैसे तैयारी करने वाले जो दूसरे शिक्षक हैं उन तक पहुँचे, और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।